नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय के साथ आपके सामने हम हैं वो है विशेष विवाह अधिनियम क्या है, इसके तहत क्या प्रावधान है, इस बारे में आपको जानकारी हम देंगे। इस बारे में अगर कोई और सवाल आप जानना चाहते हैं, किसी और मसले से संबंधित आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम तक आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रियांक त्यागी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। SM नसीम हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। मोहम्मद अफजल हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। प्रियांक जी, मैं जानना चाहूंगा, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्ट क्या कहता है और किस डोमेन में डील करता है? आनंद जी, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, असल में इंडिया में जो है 3 एक्ट प्रोवाइड किए गए हैं। एक हिंदू मैरिज एक्ट, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ और एक स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 2 अलग धर्म के व्यक्ति, लड़की और लड़का, जी, अपना धर्म परिवर्तन किए बिना इस एक्ट के प्रोविजन के तहत जो है अपनी मैरिज कर सकते हैं। उनको शादी के बाद भी अपना धर्म जो है परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 3-4 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ये कि इसमें लड़के की एज जो है 21 साल होनी चाहिए और लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए। लीगल उम्र होती है लड़का और लड़की की शादी की। हाँ जी, ठीक है। और सेकंड जो है इनको दिमागी रूप से तंदुरुस्त और साउंड माइंड होना चाहिए, जिससे ये अपने शादी की कंसेंट देने के लिए एलिजिबल हो। और तीसरी ये है कि इस विवाह के लिए इस एक्ट के तहत 3 विटनेस की मैंडेटरी होते हैं। अब क्या देखा है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तो 2 हिंदू जो हैं वो अपनी मैरिज सोलेमनाइज कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ के तहत 2 इस्लामिक धर्म रखने वाले अपनी मैरिज सोलेमनाइज कर सकते हैं। इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट को प्रोवाइड किया गया है कि जो 2 व्यक्ति अपना धर्म नहीं बदलना चाह रहे हैं और वो शादी करना चाह रहे हैं, तो इस एक्ट के तहत अपनी शादी संपन्न कर सकते हैं। ठीक है। SM नसीब साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे इस बारे में कि अगर 2 अलग अलग धर्म के युवक और युवती एक साथ आना चाहते हैं, विवाह के पवित्र गठबंधन में बंधना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो उसमें सिर्फ कोर्ट की ही जो प्रोसीडिंग रहती है सिर्फ वही होगी या फिर उसमें रिचुअल्स भी निभाए जाएंगे? और रिचुअल्स अगर होंगे तो कौन से होंगे? चाहते हैं तो वो दोनों जो पार्टीज हैं उन दोनों को वहां पर जी, जो है फॉर्म देना भरना पड़े, जिसमें 3 विटनेसेस पेश करने पड़ेंगे। जो 3 विटनेसेस इनको जानते होंगे और इन दोनों पार्टीज को और 3 विटनेसेस को वहां पेश होना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो SM नसीम साहब, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, वापस कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। मोहम्मद अफजल, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या जब ये स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसमें जो प्रोसीजर होता है क्या वो कोर्ट मैरिज की तरह ही होता है? देखिए, इसमें मैरिज का जो प्रोसीजर जो प्रेस्क्राइब किया गया है वो बहुत सिंपल है। इसमें एक जो भी पक्षकार विवाह करना चाहते हैं, 2 पक्षकार, उनको शेड्यूल 2 में प्रोवाइडेड एक फॉर्म को भर के मैरिज ऑफिसर को देना होता है। वो नोटिस जो होती वो नोटिस कहलाता है और वो मैरिज ऑफिसर अपनी मैरिज नोटिस बुक में उसको रिकॉर्ड करता है और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के बाहर जो है वो चस्पा करके पब्लिश करता है। और उसके टाइम जो होता है मैरिज का वो 30 डेज का टाइम है। 30 डेज के बाद जो है आप दोबारा से मैरिज ऑफिसर के सामने
प्रस्तुत होकर के आप जो है शादी कर सकते हैं। इस 30 डेज का पीरियड में जो इसलिए उसका पब्लिश किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें आपत्ति करना चाहता है दो व्यक्तियों की शादी के बीच में, तो वो आपत्ति कर सकता है जी। और 30 डेज में अगर कोई आपत्ति आ जाती है तो पहले मैरिज ऑफिसर जो है वो 30 डेज के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर उस आपत्ति का निस्तारण करता है। अगर उसको लगता है कि आपत्ति जो है, जो आपत्ति की गई है वो उसमें कोई सार नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, तो वो मैरिज को सॉलमनाइज कर देगा। अगर उसको लगता है कि आपत्ति जो है वो सेक्शन 4 में जो कंडीशंस लिखी गई हैं उसमें कोई आपत्ति आई है, तो वो मैरिज को रिफ्यूज कर देगा। और जो अगर वो मैरिज को रिफ्यूज करता है, सेक्शन 4 में दी गई कंडीशन अगर पूरी नहीं हो रही है और मैरिज रिफ्यूज होता है, तो पीड़ित पक्षकार उसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर वो सेक्शन 4 की कंडीशंस क्या क्या हैं जिनके बारे में जिक्र किया आपने? सेक्शन 4 की जो कंडीशन है, पहली कंडीशन की एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जिस वक्त आप शादी के लिए अप्लाई करें उस वक्त आप दोनों में से किसी के कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पुरुष है उसकी कोई पत्नी नहीं होना चाहिए और जो लड़की है उसका कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए। कानूनी रूप से अगर दोनों में से किसी की पहले शादी हो चुकी है तो उसका तलाकशुदा होना अनिवार्य है। जी 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 जी, तलाकशुदा होना अनिवार्य है। और एट द टाइम ऑफ द मैरिज जो है उनके कोई भी पति पत्नी नहीं होना चाहिए दोनों में से एप्लीकेंट्स का। सेकंड की दोनों फ्री कंसेंट देने के लिए सक्षम होने चाहिए। किसी मानसिक विकृति के कारण वो अगर इस बात में अक्षम है तो वो सेक्शन 4 से बाहर हो जाते हैं, सेक्शन 4 से अप्लाई नहीं करेगा उनके ऊपर। यानी कि जो भी कंसेंट दी जानी चाहिए वो दोनों जो है वो फ्री कंसेंट देने के लिए सक्षम होने चाहिए। अगर वो किसी मानसिक विकृति की वजह से सक्षम है भी, लेकिन उसका जो मानसिक विकृति वो इस नौबत तक है कि वो अपनी सहमति देने के बावजूद भी वो अनफिट कहलाता है, अनफिट रहता है, तो वो सेक्शन 4 की कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं लौटूंगा। तीसरी चीज ये कि लड़के की उम्र जो है, जी, जो लड़के की उम्र है वो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और लड़की की आयु जो है वो 18 वर्ष की होना चाहिए। और दोनों जो है प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना चाहिए। जी, ठीक है। जो सेक्शन शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2 में जो प्रोहिबिटेड डिग्रियां प्रदान की गई हैं उसमें दोनों नहीं आने चाहिए। ठीक है सर, ये कंडीशन है, कंडीशन को वो फुलफिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगा सर आपके पास। प्रियांक त्यागी, लेकिन क्या ये जो दायरा बताया गया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया, ये क्या कोर्ट मैरिज जो होती है उसी के समकक्ष नहीं है? फिर उससे इतर ये कैसे है? ये आनंद जी, इसके अंदर क्या गया है, इस प्रोविजन में दिया गया है, इसमें एक मैरिज ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाएगा। मैरिज ऑफिसर जो है वो एसडीएम भी हो सकता है या एडीएम भी हो सकता है। अगर कोई दो अलग धर्म के लड़का और लड़की मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज ऑफिसर के ऑफिस जाएंगे, वहाँ वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जी। उसके साथ मैंडेटरी है कि वो अपना एज ग्रुप, एज सर्टिफिकेट फाइल करेंगे और जो है वो 3 विटनेस जो होंगे उन 3 विटनेस की आइडेंटिफिकेशन भी वहाँ सबमिट करेंगे। मैरिज ऑफिसर क्या करेगा, मैरिज ऑफिसर एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद एक मैरिज नोटिस बोर्ड होता है, उस पर वो एक नोटिस लगाएगा कि ये दोनों अलग धर्म के व्यक्ति हैं, पूरी डिटेल देते हुए, और ये आपस में शादी करना चाह रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो विद इन 30 डेज जो है वो मैरिज ऑफिसर के यहाँ रिटर्न में कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो फाइल कर सकता है। और अगर आपत्ति नहीं है तो 30 दिन के बाद जो है मैरिज ऑफिसर जो है इन द फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज वहां होंगे, वो उन दोनों को ऑथ सेरेमनी करवाएंगे और ऑथ सेरेमनी करवाने के बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट इशू करेंगे। उस मैरिज सर्टिफिकेट की एंट्री जो है मैरिज सर्टिफिकेट बुक में की जाएगी और उसमें जो नंबर, सीरियल नंबर होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। इसमें यह प्रोविजन दिया हुआ है, अगर कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई शादी करना चाहता है उसको किसी भी फेरे की, किसी भी पंडित की और किसी भी मंडप की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सिंपल अपनी एप्लीकेशन। कोर्ट मैरिज में तो जहाँ तक मेरी जानकारी यही होता है ना कि अगर एक ही समुदाय के लोग हैं, वो धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक शादी नहीं करना चाहते, कोर्ट के सामने जाके करना चाहते हैं, तो उसमें भी तमाम चीजें यही रहती हैं। तमाम चीजें यह रहती है ना जी, लेकिन यहाँ पर ये बताना अनिवार्य हो जाएगा कि अगर सेम धर्म के कोई व्यक्ति हैं, अगर 2 लड़का और लड़की हिंदू हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है
इसमें अपनी शादी संपन्न करेंगे और उसको अच्छा, किस एक्ट के अंदर ये मैरिज आपके रजिस्टर हो रही है ये भी मैटर करता है? ये मैटर करता है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपकी शादी संपन्न हुई है तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो वाइफ होगी उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सारे अधिकार मिलेंगे। अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहे हैं तो उनको इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत सारे राइट प्रोवाइड होंगे। जो और अगर मुस्लिम लॉ बोर्ड है तो उन्हें मुस्लिम लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग सारे अधिकार प्रोवाइड होंगे। अगर कोई मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन मोहम्मद एसएम नसीब साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि शादी तो हुई चलिए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, अगर बाद में दोनों जो लोग हैं अगर वो चाहते हैं अलग होना तो तलाक का प्रावधान क्या रहेगा? क्या स्पेशल मैरिज एक्ट तलाक का प्रावधान में निर्धारित करता है? जी जी, इसमें तलाक का प्रावधान यही होगा कि जो हस्बैंड होगा तो अगर वो मान लीजिए मुस्लिम है तो वो पार्टी जो उसका हस्बैंड है वो हिंदू है तो वो 13 हिंदू मैरिज एक्ट में फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। ठीक है, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है नसीम साहब। मैं वापस अपने टेक्निकल टीम से दरख्वास्त करूंगा कि वापस जो कनेक्शन है उसको रिकनेक्ट करें ताकि हम लोग बेहतर तरीके से आपकी बात हम लोग सुन पाए। मोहम्मद अफजल साहब, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा कि शादी का तरीका तो प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर अलग होना हो उस दंपत्ति को एक दूसरे से तब क्या तरीका रहता है, तब क्या प्रोसीजर रहता है? सर, दोनों पक्षकार जो हैं अगर अलग होना चाहते हैं ऐसे पति पत्नी तो दोनों में से कोई भी एक पक्षकार जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अगर मैरिज को वो अनल करना चाहते हैं, अगर मैरिज को नल एंड वाइड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो नल एंड वाइड भी डिक्लेयर हो सकती है मैरिज। और डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो 1 साल के बाद इसमें लिमिटेशन प्रोवाइड है। अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं पति पत्नी तो उनको 1 साल के बाद ही वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से पहले अगर वो डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उनको जुडिशियल सेपरेशन के लिए पहले आना पड़ेगा। कोर्ट जो है उनको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पहले ग्रांट करेगी और जब 1 साल में उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो 1 साल तक के दोनों अलग अलग रह रहे हैं और उनके बीच में कोई कोहेबिटेशन नहीं हुआ है और वो कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि वो दोनों एक साथ के नीचे नहीं रह सकते, इस पिटीशन को लेकर के उनको आना पड़ेगा ताकि उनको जुडिशियल सेपरेशन दिया जाए। और 1 साल के बाद अगर उनकी जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी उनको जो टाइम दिया जाता है उसमें भी अगर उनके बीच में कोई रिकंसिलिएशन नहीं होता है तो फिर वो डाइवोर्स की डिग्री के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रियंक, जो डाइवोर्स के ग्राउंड हम लोग नॉर्मल सुनते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या ग्राउंड्स वही रहते हैं? अनंत जी, ग्राउंड्स वही हैं। इसमें सेक्शन 27 और सेक्शन 28 जो है वो डाइवोर्स के लिए डिफाइन किया गया है। सेक्शन 28 में जो है हम म्यूचुअल डाइवोर्स इसमें स्पेशल एक्ट के तहत ले सकते हैं। अगर किसी ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है तो सेक्शन 28 के तहत फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। और अगर ग्राउंड्स वही हैं, क्रूरल्टी है, इम्पोर्टेंसी है, कन्वर्जन है, ग्राउंड सेम ही रहेंगी, लेकिन जो पिटीशन होगी वो सेक्शन और एक्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी मूल भावना वही रहेगी, सिर्फ सेक्शन ऑफ और एक्ट चेंज हो जाएंगे। लेकिन मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगा सर कि कई दफा हम लोगों ने देखा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने के बाद किसी एक पार्टनर की तरफ से दूसरे पार्टनर पर दबाव बनाया जाता है कि तुम मेरे धर्म का तरह पालन करो। आमतौर पर ये पुरुष की तरफ से किया जाता है महिला के लिए, तो क्या ऐसे परिस्थितियों में उस महिला के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्रावधान है इस एक्ट में? बिल्कुल एक्ट है। असल में क्या ये एक्ट प्रोवाइड ही इसलिए किया गया है और जब इसमें मैरिज ऑफिसर सर्टिफिकेट इशू करता है तो उसमें ये ग्राउंड क्लियर कर लिखी जाती है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजन है कि अगर कोई लड़का हिंदू है और लड़की मुसलमान है और उनका स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी संपन्न हो गई है तो वो लड़की अपने मुस्लिम राइट्स को एंजॉय कर सकती है और लड़का हिंदू राइट्स को एंजॉय कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो जो है लड़का जो है अपनी वाइफ पर प्रेशर बनाता है कि वो भी हिंदू धर्म प्रोवाइड करे तो उसके लिए वो नल एंड वॉइड की पिटीशन मूव कर सकते हैं। इसमें जी प्रोविजन दिया हुआ है। और ठीक है, यानी कि ये भी तलाक का ग्राउंड बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, मैं वापस आपका लौटूंगा। इस वक्त राजवीर यादव हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे साथ। राजवीर, अपनी बात आप रखिए। सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सर कि मेरी शादी हुई थी 2010 के अंदर सर जी, और हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी। मतलब लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। मेरी मम्मी ने शादी की थी, मेरे फादर नहीं है, फादर मेरे 99 में एक्सपायर हो गए थे। और मेरी बीवी 1 महीने के अंदर ही मुझे परेशान करने लगी सर के मकान है आपका 4 मंजिल का, उसमें 2 फ्लोर मेरे नाम पे कराइए।
मैंने कहा पॉसिबल नहीं है, अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना तो आप जा सकती है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मम्मी के नाम पे मकान है और मम्मी विडो है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे करते करते सर ये मैटर चलता रहा, हम लोग जाते रहे उनको लेने के लिए, कई बार हमारे रिश्तेदार भी गए उन्हें मनाने के लिए कि कोई बात नहीं बेटा, मम्मी के मरने के बाद तो ये मकान तुम 2 भाइयों का ही है, तो आपस में तुम्हारा भी हिस्सा हो जाएगा, आप उसको ऐसे मत कीजिए ना कि आप आते ही एकदम से हिस्सा बांट कर लेंगे, अभी तो मदर जिंदा है। ठीक है जी, रहने लगी हमारे साथ, एक लड़का भी हुआ। 2015-21 तारीख को वो लड़की चली गई यहाँ से और उसके बाद वो वापस नहीं आई। और उसके बाद वहां से जाके उन्होंने मेरे खिलाफ 498, 323, 504, 506, 3 और 4 का केस दर्ज कर दिया। ठीक है, तो आप सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर 20 लाख की डॉबरी की डिमांड रखी हुई है, जिसमें 15,000 रुपये मैं सैलरी कमाता हूँ और 15,000 ही उसने मुझसे खर्चा मांगा है, प्लस दिल्ली का मकान मांगा है। तो क्या इस मामले में कोई कोर्ट में सुनवाई हुई आपकी? हाँ सर, कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, मुझे महिला थाने में बुलाया गया था, मैं वहाँ पूरी डिटेल देके आ चुका हूँ। लेकिन महिला थाने वाले ने भी यही बोला मुझे कि अब जब केस पड़ चुका है तो उसमें आपको आना तो पड़ेगा ही। ठीक है राजीव, बिल्कुल। हालांकि बेहतर होगा कि अगर आप केस से संबंधित जो कागजात हैं वो कागजात आप हम तक भेज देंगे, उनको देखने के बाद हम लोग और मजबूत स्थिति में होंगे कि कोई पुख्ता सलाह आपको दे पाए। लेकिन प्रियांक, इनकी बात सुनने के बाद क्या सलाह आप इनको देंगे, अपने बचाव में क्या कर सकते हैं? राजीव जी, आपके बचाव में ऑप्शन ये है कि सबसे पहले तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी वाइफ 20 लाख का क्लेम करती है कि उन्होंने शादी में 20 लाख रुपए खर्च करे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास 20 लाख रुपए कहां से आए थे जो उन्होंने शादी में किए हैं। और आपको और आपकी मिसिस को जो है फैमिली कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, डिटेल एफिडेविट, जिसमें आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपकी एजुकेशन, आपका बैकग्राउंड और वाइस वर्सा यही आपकी मिसिस के एफिडेविट में होंगे, जिसको कोर्ट कंसीडर करेगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी वाइफ जो है आपसे ही मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल है, आपके फादर या मदर से उनका कोई राइट नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए। तो बता रहे हैं सर कि महीने के 15,000 कमाते हैं और उतना ही क्लेम किया वाइफ ने। नहीं, अगर 15,000 रुपए कमाते हैं और आपकी वाइफ 15,000 क्लेम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि फैमिली कोर्ट जो है हस्बैंड की इनकम से 25% एक्सटेंड ज्यादा नहीं बांध सकती है। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, अगर आपकी मदर डिपेंडेंट है, तो कोर्ट कंसिडर करेगी और 25% से ज्यादा आपकी वाइफ को 4-4,500 रुपए वो इनसे ले सकती है, बस मिनिमम ये ले सकते तनख्वाह के आधार पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ राजीव आपको बेहतर सहायता मिली है इस संबंध में, जो आप शंका आप जो चाह रहे थे आप। और इसके अलावा और साथ अभी आप हमसे चाहते हैं तो हमारे एड्रेस पर अपने केस से संबंधित कागजात भेजिएगा, उनकी कॉपी भेजिएगा, हमारी लीगल टीम उनको पढ़ेगी, उसके बाद आप तक बेहतर सहायता संबंध पहुंचाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आप काम तो जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक जी, एसएम नसीम साहब और मोहम्मद अफजल साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस चर्चा में बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज हमने बात की स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत क्या प्रावधान है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, क्या एक्ट कहता है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई गई। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही रहता है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस संबंध में कोई भी कैसी भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप निसंकोच होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी तरफ से बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आपकी जरूर की जाएगी। नमस्कार।